हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक विथ इंटीग्रेशन। इसके पहले का जो भी हम लोग लेक्चर अपलोड किए थे उसमें कहीं भी इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन नहीं था, यानी कि कहीं भी इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं लगा था। तो बात यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर पहले इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं लगा तो अब क्यों लग रहा है, और अब अगर लग रहा है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगेगा। तो आज हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि इंटीग्रेशन कब लगेगा और अभी लगना क्यों ज़रूरी है। इसके पहले जो पढ़े थे कि कूलम्स लॉ, दो चार्ज के बीच हम लोग फोर्स निकालते थे कि अगर कोई चार्ज Q1 यहाँ पे है और एक चार्ज Q2 यहाँ पे है और ये दोनों के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाले थे F इज इक्वल टू C डैश यानी कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। उस समय हमने ये बताए थे आपको कि ये दोनों चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज है। दोनों चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज है, मतलब एक पॉइंट पे ये चार्ज जो है वो सैचुरेटेड है। बट अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहीं से समझिएगा कि क्यों इंटीग्रेशन लगने वाला है। यहाँ पे जो देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि अ रॉड ऑफ लेंथ L, एक रॉड है जो कि L लेंथ का है, हैज चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, हैज चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि अ Q चार्ज is placed at distance a from its one end, then calculate force on Q charge due to rod। कह रहा है कि एक रॉड है L लेंथ का और उसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर। आप कहोगे कि कैसे पता चला कि ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है? क्योंकि किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ये खुद कांस्टेंट है। आप कहीं से भी एक पीस काटोगे तो उसका डेंसिटी जो होगा वो लैम्डा कूलम पर मीटर ही होगा, है ना। तो ये बता रहे थे, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कैपिटल Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है और कैपिटल Q चार्ज जो है रॉड पे वो एक जगह पे नहीं है, वो पूरे अक्रॉस द लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे। तो अगर यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या इस रॉड को हम पॉइंट चार्ज के लिए कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चार्ज एक जगह पे है ही नहीं। चार्ज एक जगह पे होता तब तो पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। ये Q चार्ज तो है, अमाउंट Q है चार्ज, लेकिन वो चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है? अलोंग द लेंथ L पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर L पे अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल चार्ज, तो हमें अब इस चार्ज के द्वारा जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है स्मॉल q, जो कि एक एंड से a दूरी पे है, वो फोर्स का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे देखो एक मिसकंसेप्शन होता है। सेंटर ऑफ मास पढ़े होंगे तो उसी तरह से लोग सोच लेते हैं सेंटर ऑफ चार्ज के बारे में, है ना। और ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि ये रॉड है, रॉड पे अगर चार्ज q है, रॉड पे चार्ज क्या है? Q है, या फिर दिया हुआ रहेगा लैम्डा कूलम पर मीटर। तो आप पढ़े होंगे ना ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का जो फॉर्मूला था, है ना, लैम्डा सिग्मा रो। लैम्डा बराबर क्या होता था? चार्ज बाई क्या है? L। इसको क्या बोलते थे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना निकल जाएगा? लैम्डा इंटू L, ऐसे करके। तो देखो Q का वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मिसकंसेप्शन पहले स्टूडेंट से क्या हो जाता है कि ये सोच लेता है कि जो ये Q चार्ज है वो यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट लगाने का प्रयास करता है और कहता है कि यहीं पे, यानी कि अगर L लेंथ का है तो यहाँ से कितना डिस्टेंस? यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे टोटल चार्ज सैचुरेटेड होगा, है ना। टोटल चार्ज सैचुरेटेड होगा कहाँ पे? यहाँ से
L/2 डिस्टेंस पे, और एक चार्ज यहाँ Q रखा हुआ है। तो ये अब बताइए इस चार्ज और ये चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, तो A + L/2 हो गया। ठीक, और यहाँ से कूलम्स लॉ लगा देते हैं लोग, F = C' Q1 Q2 R², जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बोलिएगा कि ये गलत क्यों होगा। तो सबसे पहले देखो ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन में है, लीनियर रिलेशन में है या नॉन लीनियर। तो आप पढ़े होंगे कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² का, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये रिलेशन जो है वो कैसा है, नॉन लीनियर है। लीनियर होता तो कैसे होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जब नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर में हम कभी भी सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। समझ लीजिए बात को, जब फोर्स और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर है, यानी कि नॉन लीनियर का कह सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देख ही रहे हो, तो हम कभी भी सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। तो जो पहले दिमाग में मिसकंसेप्शन आ रहा है वो तो सबसे पहले दूर हो गया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट बातें इस पे निर्भर कर रहा है कि तब अगर इससे हम ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो फिर कौन सा मेथड है जिसके हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर लें कि ये यूनिफॉर्म ये रॉड है उस पे जो Q चार्ज है वो इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। क्या करते हैं पहले ये सोचो। सबसे पहले ये जो रॉड आप देख रहे हैं वो रॉड को हम बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में मान लेते हैं। बहुत छोटा, इतना छोटा छोटा टुकड़ा कि हम काउंट भी नहीं कर पाते कि ये टुकड़ा कितना है। बहुत छोटा छोटा टुकड़ा। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये सब जो टुकड़ा है वो अपने आप में एक पॉइंट जैसा दिखने लगे और उस पर जो चार्ज हो वो पॉइंट चार्ज जैसा बन जाए। फिर से बात को समझिए, हम इसका इन्फिनिटी टुकड़ा कर दिए। जितना ज़्यादा टुकड़ा करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या है, एक्यूरेसी मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा टुकड़ा कर दिए, और टुकड़ा इसलिए कर दिए क्योंकि हमें कूलम्स लॉ जो लगाने वाले हैं वो वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि Q चार्ज जो कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है L लेंथ का रॉड पे, तो वो L लेंथ का रॉड को बहुत छोटा छोटा स्लाइस में हम कन्वर्ट कर दिए। स्लाइस में कन्वर्ट कर दिए तो जो कोई एक स्लाइस है वो बहुत ही छोटा है, पॉइंट जैसा है। तो जब स्लाइस ही बहुत छोटा है तो उस पर चार्ज भी बहुत छोटा होगा, और वो चार्ज जो है बिल्कुल किस तरह से एक्ट करने लगेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा एक्ट करने लगा। तो पॉइंट चार्ज के जैसा एक्ट करने लगा तो अब हमारे लिए कोई चीज़, थोड़ा सा चीज़ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये Q चार्ज से x डिस्टेंस पे एक टुकड़ा कंसीडर करते हैं। वो जो टुकड़ा है उसका जो लेंथ है उसको हमने dx मान लिया, और इस टुकड़े पे जो चार्ज है उसको हम लोग dq मान लिए। बात समझिए, x यहाँ से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का, x डिस्टेंस पे dx लेंथ का हम एक स्मॉल स्लाइस कंसीडर किए, और उस स्लाइस पे जो चार्ज है वो बहुत ही छोटा है और पॉइंट चार्ज जैसा है, और वो चार्ज का वैल्यू कितना मान लिए, dq मान लिए। अब ये dq और ये q पे क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कूलम्स लॉ? तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी पॉइंट चार्ज के जैसा ट्रीट कर रहा है और ये भी पॉइंट चार्ज की जैसा। तो अब हम इसको सेपरेट कर लें थोड़ा सा। तो ये हो गया dq चार्ज, और यहाँ से कितना दूरी पे Q चार्ज रखा हुआ है, x दूरी पे। ये डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस पे। अब देखो ये dq चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और वो फोर्स बहुत बड़ा नहीं अमाउंट में नहीं होगा, बहुत छोटा अमाउंट में होगा। इसलिए हम उस फोर्स का नाम क्या दे दिए, dF दे दिए। ठीक, तो आप कहिएगा कि बात तो आपका इतना दूर तक सही है।
आपने एक स्लाइस पे जो चार्ज dq है वो पॉइंट चार्ज जैसा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाया और वो फोर्स का कैलकुलेशन हम कूलम्स लॉ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी? तो देख लो, कूलम्स लॉ अप्लाई करो तो dF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स कांस्टेंट Q1, तो Q1 यानी कि dQ और Q2, पहले Q1 Q2 है ना, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कहेंगे कि देखिए इतना तो हो गया कूलम्स लॉ से। तो मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें तो एक स्लाइस है नहीं, अनंत स्लाइस है, तो फिर अनंत के लिए क्या करना पड़ेगा? सहारा लेना पड़ेगा किसका? इंटीग्रेशन का। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि हर एक टुकड़ा पे dq चार्ज है। सुनते जाना, हर एक टुकड़ा पे कितना कितना चार्ज है? dq चार्ज है, और सब इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, सब इधर की ओर लगा रहा है। कितना कितना? dF। देखो सभी फोर्स का डायरेक्शन एक तरफ है, तो हम इंटीग्रेशन के हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सबका डायरेक्शन एक तरफ है। डायरेक्शन अलग अलग रहेगा तब हम ऐड नहीं कर पाएंगे। जब सभी फोर्स का डायरेक्शन एक तरफ है तो इंटीग्रेशन क्या है? एक एडिशन का मेथड है, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टेप पहला क्या था कि जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आए, ध्यान देना, जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम को हम छोटे छोटे भाग में क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं छोटे छोटे स्लाइस में। और वो छोटा सा जो स्लाइस होता है वो पॉइंट लेंथ का होता है, बहुत ही छोटा लेंथ का होता है, पॉइंट जैसा बिहेव करता है, और उस पर चार्ज जो है सिचुएटेड वो भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो हम सबसे एक स्लाइस के वजह से, यानी एक स्लाइस पे जितना चार्ज है यानी dq के वजह से फोर्स निकाल लेते हैं, और ये मान करके चलते हैं कि सब जो है dq चार्ज का स्लाइस बन चुका है, तो सब जो है इस चार्ज के ऊपर इसी डायरेक्शन में dF क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो अब सभी फोर्स का, अब टोटल फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि सभी स्लाइस के द्वारा इस Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका हमें टोटल अमाउंट बताना है। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। अब इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे तो ये फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा किस में? F में, इंटीग्रेशन का। इससे पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ डाटा का हमें ज़रूरत पड़ेगा। ये dq का वैल्यू भी तो आपको चाहिए, है ना। तो dq का वैल्यू कैसे निकलेगा? इधर साइड हम निकाल के बताते हैं, इसी से पता चल जाएगा dq का वैल्यू। ये देखो तो L लेंथ पे आपका Q चार्ज, मान लेते हैं कि L लेंथ पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 लेंथ पे कितना होगा? Q बाई L, और dx लेंथ पे हमें निकालना है, तो dx लेंथ पे कितना होगा? तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा dx, दैट इज ये आया कितना आ गया? Q बाई L को क्या लेमडा लिख सकते हैं, और ये हो गया dx, और यही किसके बराबर हो जाएगा? dq के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी dq बराबर लेमडा इंटू dx लिख सकते हैं। या फिर अगर ऐसे नहीं तो ऐसे अप्रोच कर लो कि लेमडा बराबर हम जानते हैं Q बाई क्या चीज़? L, तो Q बराबर क्या हो गया? लेमडा इंटू L। अब देखो ये बड़ा सा Q बराबर लेमडा इंटू बड़ा सा लेंथ, तो छोटा सा dq बराबर क्या होगा? लेमडा इंटू छोटा सा लेंथ, यानी कि छोटा सा लेंथ हम क्या माने हैं? dx माने हैं। तो यहाँ से ऑल ओवर हम बात कर लिए हैं कि dq का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया। तो अब सबसे पहले आप क्या करो? dq का वैल्यू c डैश हो गया q, और dq का वैल्यू कितना पुट करोगे? लेमडा इंटू dx और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। और चूंकि अब हमें टोटल फोर्स का वैल्यू चाहिए, तो अब आप इंटीग्रेशन लगा सकते हो। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो चलिए अब इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इरेज इसको कर दें तो जगह बचेगा। क्यों था ना, चलिए स्पेस कम है तो df का इंटीग्रेशन f आ जाएगा। इधर इंटीग्रेशन में जो कॉमन है, ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर पहले कीजिए, तो c डैश कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा?
dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन का लिमिट लेना पड़ेगा। तो देखो अब इस पे फोर्स निकालना है, ये पूरे रॉड की वजह से। तो रॉड का पहला जो एलिमेंट आप सेलेक्ट किए हैं, रॉड का पहला जो एलिमेंट आप सेलेक्ट किए हैं वो उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, पहला जो स्लाइस है रॉड का वो कैसे कवर होगा, यहाँ से वो कितना डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे आपको मिलेगा, तो यानी यहाँ से ए डिस्टेंस पे आपको मिलेगा, तो लोअर लिमिट ए हो गया। और लास्ट वाला स्लाइस कितना डिस्टेंस पे मिलेगा, वो अपर लिमिट की तरह बिहेव करेगा। लास्ट वाला स्लाइस जो है वो अपर लिमिट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से चलते गए यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि ए और ये एल यहाँ से चलते यहाँ पहुँच जाएंगे, ए प्लस एल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ए प्लस एल लिख देंगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब सिंपल है, इंटीग्रेशन करो, एफ का वैल्यू आ जाएगा सी डैश क्यू लेमडा, और इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पर पावर -2 dx और लिमिट लगा करके, है ना। थोड़ा सा ए हो गया, ए प्लस एल हो गया, आप इसको लिख सकते हैं एक्स पर पावर -2 dx। अब देखो एक फॉर्मूला आता है, आपको नहीं आता है तो बता भी देते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स पर पावर n dx निकालते हो, क्या लिखते हो, एक्स पर पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ऐसा कुछ। तो उसी तरह से इंटीग्रेट कर दो इसको। अब f इज इक्वल टू सी डैश क्यू लेमडा, अब इंटीग्रेशन हट जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल, क्योंकि हम ये प्रोसेस को डन कर रहे हैं, तो x पर पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और लिमिट कितना है a और a प्लस एल। चलिए f इज इक्वल टू सी डैश, फिर से ध्यान दो, f इज इक्वल टू सी डैश क्यू लेमडा, और ये कितना बचेगा जी, x पे पावर -1 यानी कि 1/x, और माइनस इधर कॉमन ले लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिवाइडेड बाई ए और ए प्लस एल, लिमिट लगा दी है। अब एफ इज इक्वल टू लिखो डायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सी डैश क्यू लेमडा, और लिमिट को अरेंज कर देंगे, दैट इज अपर लिमिट माइनस कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट। ठीक, अब ये माइनस यहाँ पे तो रहेगा ही, अब इस माइनस को हटाने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि एफ इज इक्वल टू आप कह सकते हो सी डैश क्यू लेमडा और 1/a -1 बाई ए प्लस एल, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया? फिर से एक बार बढ़िया से फिर से समझ लीजिए, है ना। इंटीग्रेशन कहाँ पे लगा, ये तो प्रोसेस समझ में आ गया हुआ है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जैसा कोई, सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस के बीच जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर है। बात समझ में आ गया। उसके बाद चूंकि हमें कूलम्ब्स लॉ से ही फोर्स निकालने का, इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालने का एकमात्र तरीका अभी तक हम लोग कूलम्ब्स लॉ से सीखे हैं, तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कैसे करें। यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज एक है, एक तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, पहले ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसको हम लोग छोटा छोटा स्लाइस में तोड़ दिए, छोटा छोटा नहीं बहुत छोटा छोटा स्लाइस में तोड़ दिए। जब बहुत छोटा छोटा स्लाइस में इस प्रकार तोड़ें कि एक स्लाइस पॉइंट की जैसा बिहेव करने लगा और उस पर जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की जैसा बिहेव करने लगा, तो हम कह सकते हैं अब तो अप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो एक स्लाइस के वजह से मान लेते हैं कि वो स्लाइस इस क्यू से x डिस्टेंस पे है और उस पर dq चार्ज है, तो वो इस स्लाइस इसके ऊपर, यानी ये dq चार्ज इसके ऊपर इधर की ओर df फोर्स लगाया, है ना। तो बहुत सारे स्लाइस हैं, सबके द्वारा देखा गया कि dq 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 सब पे चार्ज हम मान चुके हैं, तो सब इस पे फोर्स इधर की ओर लगाएगा, df df df। अब एक df मिल जाए तो सबका हम कैलकुलेशन, एक df मिल जाए तो इंटीग्रेशन के हेल्प से हम क्या कर लेंगे, टोटल फोर्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखो df बराबर इतना लिख दिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया ये चीज कि dq का वैल्यू नहीं पता है, तो देखो यहाँ पे हम बता दिए कि l लेंथ का, मान लेते हैं कि l लेंथ का, या दिया हुआ ही है कि l लेंथ का रॉड है तो उस पर q चार्ज है, तो 1 लेंथ का रॉड रहेगा तो q/l चार्ज होगा, इसलिए dx लेंथ का रॉड है तो q/l इंटू dx, q/l को लेमडा लिख सकते हो और dx लिखा गया। तो इतना पे जो चार्ज है
वो आया कितना, लेमडा इंटू डी एक्स, और इतना पे चार्ज आप कितना मान चुके हो, डी क्यू, तो डी क्यू का वैल्यू कितना हो गया, लेमडा इंटू डी एक्स। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, बहुत पहले पढ़ चुके हैं, है ना, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर लेमडा एल, तो बड़ा सा क्यू तो बड़ा सा एल, तो छोटा सा क्यू निकालना है तो छोटा सा एक्स के लिए निकाल दिए। ठीक, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बात ये करने जा रहे हैं कि अब डी एफ निकालना है, डी एफ तो मिल गया, अब डी एफ का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का प्रोसेस बहुत आसान है। तो अब देखिए, ये कल हम लोग प्रूफ कर चुके थे कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल क्यू, और उसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, उसका लेंथ रॉड का एल है, और यहाँ से एक एंड से एक्सियल पोजीशन पे, मतलब एक्सियल पोजीशन पे ए फ्रॉम इट्स वन एंड ए डिस्टेंस पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस रॉड के वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगा उसका वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं। ठीक, इसमें सी डैश जो है वो कूलम्स कांस्टेंट, क्यू जो है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड, लेमडा जो है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, बाकी ए जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एल जो हो गया वो रॉड का लंबाई। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ एल एंड हैविंग अ चार्ज क्यू। मान लेते हैं कि इस पे जो है पूरा पे चार्ज कितना है, क्यू है, एंड अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। सेंटर ऑफ रॉड से डिस्टेंस दिया हुआ है डी, ठीक है। और पहले देखो यहाँ से हम कंसीडर किए, कोई बात नहीं, है ना, एंड इट्स एक्सियल पोजीशन, वो एक्सियल पोजीशन पे रखा हुआ है। तो सारा प्रोसेस सेम होगा, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि यहाँ से हम x डिस्टेंस पे आकर के एक dx एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, और dx एलिमेंट पे मानेंगे कितना चार्ज, dq चार्ज है। अब इस dq चार्ज जो है मान लेते हैं कि इसके ऊपर फोर्स इधर की ओर लगा रहा है df, तो df बराबर कितना हो जाएगा, c डैश q1 q2 बाई कितना r स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माना हुआ है कितना x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अब dq का वैल्यू कितना होगा, तो चूंकि लेमडा बराबर होता है q बाई एल, तो q बराबर लेमडा एल, इसलिए dq बराबर छोटा सा चार्ज बराबर लेमडा तो कांस्टेंट ही रहेगा, छोटा सा डिस्टेंस, इतना हो गया। यानी df इज इक्वल टू आप कह सकते हो c डैश q और कितना लेमडा इंटू dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और बहुत सारे स्लाइस में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, तो एक स्लाइस यानी dq जो है उसके ऊपर df फोर्स उस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो बहुत सारे dq पॉइंट चार्ज है ना, और सब एक डायरेक्शन में लगाएगा, और इसीलिए इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। यहाँ तक पहुँचाने के बाद हम ये बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ तक कैसे लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे लीजिएगा, तो देखिए कि यहाँ से हम लोग चलेंगे, चलते चलते पहला स्लाइस यहाँ मिलता है, तो ये डिस्टेंस कितना है, सोच के बताओ। ये दूरी d है और ये दूरी कितना है, x है ना। यहाँ से यहाँ तक हो गया x और ये हो गया कितना d। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, है ना। पहला स्लाइस है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, बोलो जल्दी से, सोच के बताइए जी। देखो ऐसे समझो, है ना। अच्छा ये L है तो आप इसको L/2 नहीं कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक D, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, L/2 माइनस डी, यानी कि लोअर लिमिट हो जाएगा L/2 माइनस डी, समझे। यानी पहला स्लाइस आपको कितना दूर पे मिला, तो ये हो गया L/2, इतना है, L है तो ये L/2, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस D, समझिए D, और ये L/2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, बोलो जल्दी से। ये डिस्टेंस हो जाएगा D माइनस L/2, D में घटा देंगे L/2 तो ये बचेगा, यानी कि D माइनस L/2, ठीक। ये हो गया D माइनस L/2। अब लास्ट वाला कितना पे होगा, तो यहाँ से चलते जाएंगे, लास्ट का स्लाइस जो है वो मिलेगा कितना पे, तो देखिए ये भी तो L/2 है ना,
अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d और फिर आगे बढ़े l/2 तो कितना हो गया d प्लस l/2 यानी कि d प्लस l/2। अब इंटीग्रेशन करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि अ नॉन कंडक्टिंग सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r and its charge density is lambda coulomb per meter. A point charge q is present at the center of the semicircular ring. Find force on point charge small q. ठीक उसी तरह से ये भी बनेगा। देखिए सबसे पहले यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा। स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट। तो अब देखो ये नॉन कंडक्टिंग सेमी सर्कुलर रिंग है, नॉन कंडक्टिंग सेमी सर्कुलर रिंग है r रेडियस का, और यहाँ पे स्मॉल चार्ज q रखा हुआ है, और ये पूरे रिंग के वजह से यानी पूरे चार्ज रिंग के वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा ये आपको निकालना है। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट तो यही करेंगे ना कि इसको हम छोटा छोटा स्लाइस में मान लेंगे। तो देखो स्टेप फर्स्ट में क्या किए, वी एज्यूम अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट जो कि क्या चीज़ की तरह एक्ट करने लगा, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करने लगा। ठीक, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करने लगा। और देखो उसका डायग्राम इस तरह से हम सोच लिए, बना दिए कि छोटा छोटा स्लाइस है, इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा छोटा स्लाइस है। अब क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं। तो वहाँ पे पहले जो क्वेश्चन हम लोग डील किए थे एक्सियल था, तो x पे जाकर के dx स्मॉल एलिमेंट लिए थे, और चूंकि यहाँ पे एंगल से रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट इसमें बताते हैं, एक एलिमेंट हम यहाँ से थीटा पे जाकर के डी थीटा पे कंसीडर करते हैं ये एलिमेंट, यानी कि यहाँ इसमें भी देख लो कि थीटा पे जाकर के डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट हम कंसीडर किए, चार्ज एलिमेंट। इतना बात समझ में आया। अब इस पर जो चार्ज है उसका वैल्यू हमने रखा कितना, dq। अब सबसे पहले तो dq हमको निकालना पड़ेगा। उससे पहले देखो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, ये लेंथ निकालना होगा। तो लेंथ कितना है जी, कैसे निकलेगा, तो थीटा बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है, थीटा बराबर l/r लिखते हो, तो l बराबर यानी आर्क लेंथ, l बराबर r थीटा होगा कि नहीं, यानी यही आर्क लेंथ। तो यहाँ पे आर्क लेंथ जो है वो आ जाएगा r, और थीटा की जगह कितना लिखा जाएगा, डी थीटा। नहीं समझे, फिर से एक बार समझिए। हम लोग जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटा कितना, रेडियस। तो आर्क लेंथ निकालना होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडियस इंटू एंगल। तो ठीक, डी थीटा के लिए सोचना कि डी थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो आर्क लेंथ, ये एल आर्क लेंथ है, तो ये आर्क लेंथ का लंबाई कितना होगा, मान लो इसको dx मान लेना, तो dx बराबर निकालना है हमको, तो dx बराबर निकालना है तो रेडियस इंटू छोटा सा एंगल जो है वो लिख देंगे r d थीटा। अब मेरा ये लेंथ निकल गया, अब हमें dq निकालना है। तो dq कैसे निकलेगा, तो dq निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान सा इसमें कंसेप्ट भी है ना, कि लेमडा कूलम, लेमडा जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी है, और मान लेते हैं कि q चार्ज टोटल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना जी, q चार्ज टोटल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो शॉर्ट फॉर्म में निकाल दो, यहीं पे निकाल दो जहाँ जगह पे है। तो लेमडा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, q/l, q/l। तो q बराबर क्या हो जाता है, लेमडा इंटू l। अब छोटा सा dq बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू छोटा सा लेंथ यानी dx। अब dx लेंथ कितना मान चुके हैं, तो dq बराबर लेमडा और dx के जगह पे कितना लिख देंगे, r d थीटा। आया समझ में, यानी इस छोटे से लेंथ को हमने dx माना। एक्चुअली रेडियस और थीटा के संदर्भ में इसको आप लिख सकते हो, dx को r d थीटा लिख दिए। उसके बाद आप dq बराबर कितना लिखोगे, तो dq बराबर यानी कि लेमडा इंटू dx था, तो dx के जगह पे हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए
ये जो DQ चार्ज है, ये जो DQ चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा, किधर की ओर लगाएगा, तो ये DQ चार्ज यहाँ पे है, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ये कैसा चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह, और ये इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, और उस फोर्स का वैल्यू हमने DF माना। अब बताओ DF जो हम लोग लिखे हैं वो DF का वैल्यू कितना हो सकता है, तो सिंपल है ये भी, है ना, कूलम्ब्स लॉ से। अब तो कूलम लॉ अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो कूलम लॉ अप्लाई करेंगे तो C डैश Q1 Q2 यानी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस ही होगा। यहाँ अगर ये डिस्टेंस R है तो ये भी डिस्टेंस R होगा, यानी R स्क्वायर। ठीक, अब देखो DF इज इक्वल टू C डैश Q और DQ का वैल्यू कितना लिख दोगे, लेमडा R d थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। देखो R स्क्वायर से कट जाएगा, यानी DF का वैल्यू कितना आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, DF का वैल्यू आ रहा है C डैश Q लेमडा R से कट जाएगा d थीटा डिवाइडेड बाई क्या चीज़, R। यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं हुआ है। ठीक, अब जाकर के हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि इसके बाद आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है लिमिट को लेकर के, और हमारा मामला सॉल्व हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर जल्दीबाजी कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्या रीज़न है नहीं कर सकते? अब ये क्या लोचा है, लोचा नहीं है, थोड़ा सा इसको समझिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आप खुद देखो कि ये जो स्मॉल DQ चार्ज है वो इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो कोई इधर का स्मॉल DQ चार्ज होगा वो इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, ये स्मॉल DQ चार्ज इधर की ओर लगा रहा है, ये स्मॉल DQ चार्ज इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है। इसका मतलब सभी फोर्स का डायरेक्शन एक तरफ है या अलग अलग डायरेक्शन में? आप कहोगे सभी फोर्स का डायरेक्शन तो डिफरेंट है, तो आप याद कीजिए पहले भी ये बात हम बोल चुके हैं कि अगर डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा तो हम इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते। इसके पहले में सभी DF फोर्स का डायरेक्शन एक तरफ था, तब हम सिंपली इंटीग्रेशन लगा दिए। अब यहाँ पे क्या है, सब DF का यानी सभी जो छोटा फोर्स का डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि अब हम ये करने वाले हैं कि इसका हम कंपोनेंट तोड़ देते हैं। आप खुद सोचिए कि सारे अगर DF फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन सबका कंपोनेंट अगर x एक्सिस और y एक्सिस में तोड़ दें तो सारे DF का x एक्सिस के तरफ जो कंपोनेंट होगा वो x डायरेक्शन में हो जाएगा, और सारे DF का y एक्सिस में y कंपोनेंट हो जाएगा, और हम तब सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो इसके लिए बात कर रहे थे, है ना, तो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, और इस DF का दो कंपोनेंट हो जाएगा, इधर हो जाएगा कौन सा, DF cos थीटा, क्योंकि थीटा इसके साथ बना रहा, और इधर हो जाएगा क्या चीज़, DF sin थीटा। ये तो खत्म हो गया। अब उसी तरह से दूसरा जो एलिमेंट होगा उसके द्वारा जो फोर्स लगा होगा उसका भी दो कंपोनेंट करेंगे, तो वो एक x एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा और दूसरा y एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा। अब देखो उसी तरह से तीसरा जो हम लोग लिए हैं स्लाइस, तीसरा स्लाइस के वजह से यानी तीसरा जो DQ चार्ज है उसके वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसका भी हम लोग दो कंपोनेंट करेंगे, एक x एक्सिस की तरफ और दूसरा y एक्सिस की तरफ। कहने का मतलब ये है कि जितने सारे हम लोग छोटे स्मॉल एलिमेंट चार्ज कंसीडर किए हैं उसके द्वारा इस पर जो फोर्स लग रहा है DF, उस DF का हम दो कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक x एक्सिस में से रहेगा और दूसरा कौन सा, y एक्सिस में रहेगा। अब हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाएगा। x एक्सिस वाला
एक्स एक्सिस की तरफ जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसको एक तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, वाई एक्सिस में जो आएगा कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उसको हम वाई एक्सिस में इंटीग्रेट कर देंगे सेपरेटली, और उसके बाद हम फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं ये सेमी सर्कुलर नॉन कॉन्डक्टिंग रिंग की वजह से स्मॉल क्यू चार्ज पे। ठीक, तो वही चीज़ किए हैं, यहाँ नोट भी लिख दिए हम कि वी कैन नॉट इंटीग्रेट वेक्टर क्वांटिटी इफ इट एक्ट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल एडिशन है वो। तो सिंपल एडिशन आप कब करते हो, जब सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में होगा तभी तो सिंपल एडिशन हो जाता है ना। यानी कि वेक्टर का एडिशन और सिंपल अलजेब्रा का एडिशन दोनों एक जैसा कब होता है, जब सभी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, एक हो। तो वही लिखे हैं इफ इट एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन टू इंटीग्रेट इट, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रैक इट्स कंपोनेंट देन सेपरेटली इंटीग्रेट अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब डीएफ का वैल्यू आपने निकाल लिया। ठीक, अब इस डीएफ का कंपोनेंट भी हम लोग तोड़ चुके हैं। एक्स एक्सिस की तरफ डीएफ साइन थीटा, ये सॉरी वाई एक्सिस की तरफ डीएफ साइन थीटा आया और एक्स एक्सिस की तरफ कितना आ गया, डीएफ कॉस थीटा आया। तो हम बारी बारी से इधर देखो एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ इंटीग्रेट किए हैं और इधर जो है वाई एक्सिस की तरफ जो फोर्स का कंपोनेंट आया उसका इंटीग्रेशन किए हैं। तो देखो एक्स एक्सिस की तरफ डी एफ एक्स लिख दिए और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डी एफ कॉस थीटा। अब देखो डी एफ के जगह पे ये वैल्यू लिख दिए, डी एफ के जगह पे सी डैश क्यू लेमडा डी थीटा बाई आर, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दिए। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स लिख रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस के तरफ का फोर्स का कंपोनेंट हम लोग का है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, इसमें से अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दिए, तो सी डैश क्यू लेमडा आर कांस्टेंट है बाहर निकल गया। अब बचा इसमें क्या, तो कॉस थीटा और डी थीटा। अब इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए कहाँ से कहाँ हम लिमिट लेंगे, तो देख लो स्टार्टिंग का जो स्लाइस है, स्टार्टिंग का जो स्मॉल एलिमेंट है वो 0 डिग्री पे मिलता है और लास्ट का जो मिलता है वो कितना 180 डिग्री, यानी कि 0 से कितना लेना पड़ेगा, पाई लेना पड़ेगा। तो वही इंटीग्रेशन हम का जो लिमिट है वो 0 से पाई एंगल तक लेते हैं, 0 से पाई और कॉस इंटू डी थीटा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, लिमिट करते हैं तो ये देखो साइन पाई यानी साइन 180 का भी वैल्यू 0 आ जाता है, इसका भी वैल्यू 0, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ तो 0 आ जाएगा, यानी एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, यानी कि टोटल जितना भी डीएफ है, डीएफ का जो टुकड़ा हुआ एक्स एक्सिस के तरफ वो सभी का इफेक्ट जो आया वो 0 आया। इसको आगे भी हम कंक्लूजन में डील करेंगे। अब हम चलते हैं वाई एक्सिस के तरफ, जो कंपोनेंट डीएफ का है दैट इज डीएफ साइन थीटा। अब डी एफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो वाई एक्सिस की तरफ तो डी एफ वाई लिख दिए और लिख दिए डी एफ साइन थीटा लिखाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एफ का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से, और डी एफ का वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो जो कांस्टेंट टर्म है फिर हमने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे, 0 से लेकर के पाई तक लिमिट ले लिए, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक, और उसके बाद इंटीग्रेट करते चले गए। अब देखो माइनस टर्म को यहाँ पे बाहर निकाल दिए और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए। अब सुनो, कॉस पाई का वैल्यू भी -1 और माइनस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो -1 -2 हो जाएगा, -1 -2 और ये -2 हो जाएगा, तो 2 सी डैश क्यू लेमडा बाई आर एफ वाई के डायरेक्शन में आया आंसर। अब समझिए इसको, अब थोड़ा सा इसको तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम इसको मिटा करके कुछ बात करते हैं, समझना इसको। हुआ क्या कि जो ये रिंग था, रिंग आर रेडियस का, इस पे क्यू चार्ज था, तो क्यू चार्ज था, ठीक, और ये रिंग जो है पॉजिटिवली चार्ज था और उस चार्ज का अमाउंट जो था वो कैपिटल क्यू था और इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर था।
तो इस पर नेट फोर्स, इसके वजह से इस पर नेट फोर्स कितना आया, तो वो वाई डायरेक्शन में सिर्फ आया। तो वाई डायरेक्शन मतलब इधर, यानी कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, और वो आ गया कितना वाई डायरेक्शन में क्यू बाई आर। एक्स डायरेक्शन में कितना आया, तो एक्स डायरेक्शन में कैंसिल हो गया। तो यानी एफ नेट जो आपको आया वो आप लिख सकते हो किसके वजह से, यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से आप क्यू चार्ज पे जो एफ नेट आया वो कितना आया, 2c डैश लैम्डा क्यू बाई आर, है ना। यही तो एफ नेट हो जाएगा, क्योंकि वाई का कंपोनेंट वाई के तरफ का टोटल फोर्स क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया होगा, तभी तो एफ नेट वाई के डायरेक्शन में 0 आया। कैसे कैंसिल हुआ होगा ये सोच लो, आप खुद ही देख लो कि इस कंपोनेंट के वजह से यहाँ पे फोर्स लगा df, और इसका दो कंपोनेंट किए, यानी कि एक एक्सिस की तरफ df cos थीटा, एक y एक्सिस की तरफ df sin थीटा। अब देखो सेम इसका ले लेते हैं, ये कंपोनेंट इस पर फोर्स मान लो इधर लगा रहा होगा df, है ना। अब इधर फोर्स लगा रहा होगा df, तो ये एंगल अगर मान लिया जाए थीटा ये वाला, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा क्या चीज, df cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा df sin थीटा। आप खुद देख लो df cos थीटा और df cos थीटा कैंसिल कर रहा है, तो ये x एक्सिस के तरफ जो है वो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में आ रहा है। तो x एक्सिस वाला सारा कंपोनेंट कैंसिल हो गया और y एक्सिस में ऐड होते चला गया, इसलिए हमारा एफ नेट जो आया वैल्यू वो 2c डैश लैम्डा क्यू बाई आर, है ना। डेरिवेशन भी बता दिए और इसका कंक्लूजन लास्ट में ये बता दिए। अब देखो इसको याद कर लो, अच्छा रहेगा क्वेश्चन बनाने में, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इससे। कि अगर कहेगा कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी सेमी सर्कुलर रिंग पे और सेंटर पे अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, सेंटर पे अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो बताइए ये कितना फोर्स लगाएगा, तो लिख दोगे 2c डैश लैम्डा क्यू बाई आर, आपको सारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है वो पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव चार्ज रहे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो क्या होगा, क्या वैल्यू चेंज हो जाएगा, वैल्यू नहीं चेंज होगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए ये माइनस 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 अब इस पे, और सब चीज़ सेम है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो अब बताइए इसके वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है और किधर लग रहा है, तो फोर्स तो अभी भी उतना ही लगेगा। एफ नेट का वैल्यू इस केस में भी आपका आएगा 2c डैश लैम्डा क्यू बाई आर, लेकिन किधर आएगा, इधर या इधर, तो ये माइनस ये प्लस तो खींचेगा ना, तो आ जाएगा ये एफ नेट का डायरेक्शन। बात समझ में आ गया। अच्छा एक और हम बात यहाँ पे करना चाहेंगे कंक्लूजन में, ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा आप लोग। अगर ये सेमी सर्कुलर ना होकर के पूरा रिंग रहता और सेंटर पे चार्ज होता तो बताइए एफ नेट कितना होता क्यूब पे, एफ नेट क्यूब पे अगर कह दे तो कितना होगा। मान लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव कुछ भी, सोचे होंगे तो दिमाग में आ गया होगा बातें, है ना जी। अब देखो ये सेंटर पे है, इसका रेडियस r है और क्यूब चार्ज रखा हुआ है, आपको लग रहा होगा शायद 0 होगा, बिल्कुल सही है 0 ही होगा, क्योंकि एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा ना। तो आप खुद देखो ना कि ये चार्ज जो है इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज जो है उस पर उसी अमाउंट में इधर लगाएगा, ये चार्ज जो है इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा कुछ भी, तो यहाँ वाला चार्ज इक्वल अमाउंट में इधर की ओर फोर्स लगाएगा, तो सब एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, है ना, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो एफ नेट जो है क्यू चार्ज पे कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट जो है क्वार्टर रिंग का लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं, या फिर आप खुद भी बना सकते हो। फाइंड एफ नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू क्वार्टर रिंग। अब जो रिंग लिया गया वो क्वार्टर है, मतलब आधा का आधा, क्वार्टर उसी को ना बोलते हैं। चलिए अब समझिए इसको, सेम पैटर्न है, उसी जैसा बनेगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। चलिए एक रिंग है
और वो रिंग जो है क्वार्टर रिंग है। मान लीजिए कि उस पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर है और इस पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q है, इतना मान लिया। अब इसके वजह से इस Q पॉइंट पे आपको क्या करना है, टोटल फोर्स निकालना है। परंपरा तो वही है, स्टेप फर्स्ट में हम लोग कंसीडर करेंगे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जिसमें वो जो कि वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। तो कैसे कंसीडर करें, तो यहाँ से थीटा डिस्टेंस पे जाकर के यानी थीटा एंगल पे जाकर के हम डी थीटा का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किए, ठीक। और मान लिए कि इस पर जो चार्ज है वो डी क्यू है। समझ में आया। अब सबसे पहले ये जो आर्क लेंथ है उसको हमने dx माना और ये कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, आर डी थीटा। चलो इसको सेपरेट कर दो। ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले का वीडियो, पहले का जो क्वेश्चन था। तो dx बराबर आर डी थीटा हो गया। तो क्या आप dq का वैल्यू पहले बता सकते हो, तो हाँ बिल्कुल। q बराबर क्या होता है, यानी कि लैम्डा बराबर बताओ क्या होगा, q बाई एल। तो q बराबर लैम्डा इंटू एल, तो छोटा सा q बराबर लैम्डा इंटू छोटा सा l, यानी डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा और छोटा सा जो लेंथ है उसका वैल्यू कितना आया, आर डी थीटा। अब सुनिए, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया ये चीज़। अब हम क्या करते हैं, डी क्यू का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं कि डी क्यू का जो वैल्यू है लैम्डा आर डी थीटा है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, समझिएगा। अब क्या है कि ये डी क्यू जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा। वो कितना होगा, उस फोर्स का अमाउंट को हम मान लेते हैं डी एफ, ठीक। यहाँ पे फिर वही सिचुएशन आने वाला है। पहले आप डी एफ का वैल्यू ही कैलकुलेट कर लो। तो डी एफ का वैल्यू क्या होगा, सी डैश यानी कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये भी डिस्टेंस कितना है, r है, तो आर स्क्वायर लिख देंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं तो डी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, सी डैश क्यू और डी क्यू के जगह पे आप रख दोगे वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल करके आप फाइनली डी एफ इज इक्वल टू लिख सकते हो सी डैश क्यू लैम्डा डी थीटा बाई कितना, आर। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब क्या आप यहाँ पे रुकिएगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो गलती हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी फोर्स का यानी इस एलिमेंट का फोर्स इधर लग रहा है तो यहाँ वाला एलिमेंट का इधर लग रहा है, यहाँ वाला एलिमेंट का इधर, तो यहाँ वाला अगर चार्ज एलिमेंट है तो इधर लग रहा है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो क्या करेंगे, पैटर्न तो हमें पता है ना कि जब अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका कंपोनेंट क्रैक करेंगे। तो देखो कंपोनेंट क्रैक कर दो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इसका एक्स एक्सिस के कंपोनेंट हो जाएगा डी एफ कॉस थीटा और वाई एक्सिस के तरफ कंपोनेंट हो जाएगा डी एफ साइन थीटा, ठीक। और सेपरेट वाइज कर लो, एक वाई एक्सिस के तरफ का कंपोनेंट का इंटीग्रेशन और एक एक्स एक्सिस के तरफ का कंपोनेंट का इंटीग्रेशन। तो अगर एक्स एक्सिस के तरफ जो कंपोनेंट है उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सारे डीएफ का एक्स एक्सिस की तरफ का कंपोनेंट का आपको वैल्यू मिल जाएगा, यानी एफ नेट मिल जाएगा किधर की ओर, एक्स एक्सिस की तरफ। और अगर आप वाई एक्सिस की तरफ इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सारे जो डीएफ का वाई एक्सिस के तरफ का जो कंपोनेंट है उसका एफ नेट मिल जाएगा। यानी कह सकते हो कि एफ नेट एक्स एक्सिस के तरफ और वाई एक्सिस के तरफ हमें निकालना है। तो एक्स एक्सिस के तरफ देखो डी एफ एक्स लिख दिए तो डी एफ कॉस थीटा है और वैल्यू को डी एफ के जगह पे इतना रखेंगे ना और वैल्यू पुट करने के बाद और बगल में कॉस थीटा लिखाया। अब बात है कि इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से कहाँ तक, पाई बाई 2 तक लेना पड़ेगा। 0 से पाई बाई 2 लिए और वो सॉल्व किए तो एफ नेट एक्स एक्सिस के तरफ आया कितना, सी डैश क्यू लैम्डा बाई आर, है ना। इंटीग्रेशन है आप जानते हैं, इतना मान करके हम लोग चल रहे हैं, ठीक। अब वाई एक्सिस की तरफ अगर हम सॉल्व करते हैं तो वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट कितना है, डी एफ कॉस, सॉरी वाई एक्सिस की तरफ डी एफ साइन थीटा।
और साइन थीटा है तो वैल्यू रखेंगे df का साइन थीटा और ऑल ओवर कैलकुलेट करते हैं तो एफ नेट वाई एक्सिस की तरफ, देखो एफ नेट एक्स एक्सिस की तरफ आया सी डैश क्यू लेमडा आर, वाई एक्सिस की तरफ आया सी डैश क्यू लेमडा आर, दोनों तरफ सेम आया। तो अब बताओ ये क्या एफ नेट अब कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन में, यानी कि ये जो क्वार्टर रिंग था, यहाँ पे जो चार्ज Q था, इस चार्ज Q पे एक x एक्सिस के तरफ जो फोर्स लग रहा है वो Fx कितना है, C डैश Q लेमडा बाई आर, y एक्सिस पे जो लग रहा है वो कितना है, यानी कि Fy लिख सकते हो C डैश कितना जी, लेमडा Q बाई आर। तो देखो दो फोर्स इक्वल अमाउंट में और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट इधर की ओर होगा कि नहीं, और वो एफ नेट कितना निकालते हैं, √2f का कंसेप्ट से निकल जाएगा, यानी कि एफ नेट जो होगा वो कितना होगा, एफ नेट जो होगा वो √2f और f की जगह पे आप रख दो c डैश q लेमडा बाई आर। अरे दो वेक्टर जब इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, मान लो कि ये इसका भी मैग्नीट्यूड f, इसका भी मैग्नीट्यूड f, और दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है, √2f, यानी कि अंडर और ये वैल्यू, एक वेक्टर इधर इतना मैग्नीट्यूड का और सेम मैग्नीट्यूड का इधर भी लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो √2 और इतना लिख सकते हैं कि नहीं, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। अब इसके ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिंग ऑफ रेडियस r एंड इट्स चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, इफ अ स्मॉल q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, फाइंड टेंशन प्रोड्यूस्ड इन रिंग। क्वेश्चन ये है कि एक रिंग है, उसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका जो लीनियर डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। इसके सेंटर पे एक q चार्ज दिया हुआ है और ये रिंग r रेडियस का है, तो आपसे पूछ रहा है कि इस रिंग में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर करते हैं, है ना, मान लेते हैं बहुत ही छोटा सा, लेकिन इतना छोटा सा, बहुत छोटा सा d थीटा का, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा, तो ये d थीटा का हम एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर करते हैं। अब देखो जब d थीटा का स्मॉल सेगमेंट हम कंसीडर किए तो इसका कितना होगा, आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है इस पे तो चार्ज मान लो dq है और इसका आर्क लेंथ कितना होगा, तो रेडियस r है और ये d थीटा है, तो आ जाएगा कितना, rd थीटा। चलो अब इस सेगमेंट को हम बाहर निकालते हैं, यानी जूम करते हैं और इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये जो सेगमेंट देख रहे हैं आप, ये इस तरह से है, थोड़ा बड़ा कर दिए, और ये जो एंगल है पूरा वो d थीटा है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा, d थीटा बाई 2 और इधर का एंगल कितना हो जाएगा, d थीटा बाई 2। और टेंशन, ये जो रिंग है वो टेंशन एक इधर लग रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे टेंशन इधर लग रहा होगा। टेंशन 11 क्लास में पढ़े हैं कि जहाँ पे टेंशन निकालना होता है वहाँ छाता को ओपन करते हैं, उसी डायरेक्शन में लेते हैं, तो इधर टेंशन इधर टेंशन। ठीक, अब देखिए ये कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका हम एक कंपोनेंट तोड़ते हैं, दो कंपोनेंट, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर। अब देखिए ये एंगल अगर d थीटा बाई 2 है तो बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री ये भी एंगल हो जाएगा कितना, d थीटा बाई 2। तो इसका इधर कंपोनेंट t cos d थीटा बाई 2 हो जाएगा और इसी का इधर कंपोनेंट t sin d थीटा बाई 2। ठीक उसी तरह से बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री ये एंगल d थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी कितना, d थीटा बाई 2, तो इधर इसका कंपोनेंट t cos d थीटा बाई 2 और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, t sin d थीटा बाई 2। इतना हमने काम कर लिया। अब यहाँ पे चार्ज कितना है, q रखा हुआ है, और भी कोई फोर्स लग रहा है तो कहेंगे कि हाँ लग रहा है। ये चार्ज
इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, डी क्यू। तो देखो तो डी क्यू पे ये इसके डी क्यू पे फोर्स लगाएगा और ये डिस्टेंस कितना है, से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर हो जाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और वो फोर्स लगाएगा डी एफ, दैट इज सी डैश Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आप डी क्यू का वैल्यू निकालिए, कैसे निकालिएगा, बहुत आसान है ना। लेमडा बराबर क्या पढ़े, Q बाई एल, तो Q बराबर क्या होता है, लेमडा इंटू एल। छोटा सा डी क्यू बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू डी एक्स, और डी क्यू बराबर लेमडा डी एक्स, मतलब ये रेडियस का, ये आर्क लेंथ का कितना लेंथ है, तो दैट इज आर डी थीटा। तो इस तरह से हम डी एफ को लिख सकते हैं कितना, सी डैश क्यू, और डी क्यू की जगह पे कितना हो जाएगा, लेमडा आर डी थीटा, यही ना है, लेमडा आर डी थीटा, ठीक। और नीचे आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल भी हो जाएगा। तो अब देखिए कि ये फोर्स और ये फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है। बाकी ये और ये दोनों एक डायरेक्शन में है, जुड़ जाएगा। तो इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट निकालेंगे तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो डीएफ लग रहा है ना, इज इक्वल टू नीचे कितना लग रहा है फोर्स, नीचे फोर्स आपका लग रहा है कितना जी, टी साइन डी थीटा बाई 2, और एक और है टी साइन डी थीटा बाई 2, यानी लिख सकते हो 2t साइन डी थीटा बाई 2। अब ये डी एफ का वैल्यू कितना है, तो सी डैश क्यू लेमडा आर से कट जाएगा ना, लेमडा डी थीटा बाई आर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई 2, ठीक। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट हम लगाने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हम बताए थे कि ये डी थीटा ही बहुत छोटा है। जब डी थीटा बहुत छोटा है तो डी थीटा बाई 2 और छोटा हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। और जब एंगल बहुत बहुत छोटा होता है तो साइन डी थीटा बाई 2 को क्या हम डी थीटा बाई 2 सिर्फ लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे यस लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे सी डैश क्यू लेमडा डी थीटा बाई आर इज इक्वल टू 2t, और साइन डी थीटा बाई 2 के जगह पे डी थीटा बाई 2 ओनली लिखेंगे। देखो डी थीटा कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन कितना मिल गया, टेंशन मिल गया सी डैश क्यू लेमडा बाई आर, है ना। यही आपका आंसर होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करते हैं वो टेक्निक आप जानिए, और कहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल टूल लगता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक विथ इंटीग्रेशन में लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, टॉपिक है ना। और आगे फिर हम बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट को, ठीक है, बाय।